अभी आपको बताएं कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी हुआ है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तोशाखाना केस में सज़ा कम दुरानिये की है, इसलिए अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। ये तफसीली फैसला जारी किया गया है। तोशाखाना का ये केस है जिस पर बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी किया जा चुका है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। फरजाना सदीक हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। फरजाना, बताइएगा मज़ीद। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मौती का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला जारी किया है। फैसले में ये लिखा गया कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया गया है। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दुरानिये की है। तफसीली फैसले में मजीद ये भी लिखा गया कि अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का दिया जाने वाला फैसला मुअत्तल किया जाता है। मजीद अदालत की जानिब से यह भी लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले की गूंज कई रोज से सोशल मीडिया पर है। एक सियासी जमात इस फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कुछ दिल अटक जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं। कैदी नंबर 804 को दस्तयाब सहूलतें दूसरे कैदियों को भी मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया के औराक पे नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी, और हमारी वही सियासी जमात जो है वो इस फैसले को कई दिन पहले सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। कैदी नंबर 804 को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं। फरमाइशी खाने और मुरगन गजाएं जेल में फराहम कर करके एक नहीं 2 पाकिस्तान का जो अमली नमूना सामने आया है, इसने पाकिस्तान के अदालती निजाम की कली खोल दी है। कैदी नंबर 804 जो हैं, उनको जो जेल में सहूलतकारी दस्तयाब है, वो सहूलतकारी फरमाइशी खाने और खाबों के साथ जुड़ा देसी घी में पके अटक जेल के जो बाकी कैदी हैं, उन तक भी उन खानों की रसाई को ये। ताजिर तंजीमों ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ताजिर रहनुमा रिजवान का कहना है कि 1 सितंबर को पूरा कराची बंद रखा जाएगा। कराची वालों में भारी बिल भरने की सकत नहीं है। बिजली बिल के खिलाफ ये एहतजाज की कॉल दी गई है। 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है। ताजिर रहनुमा रिजवान का कहना है कि 1 सितंबर को पूरा कराची बंद रखा जाएगा। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कराची की तमाम ताजिर तंजीमों का आज मुत्तफ़िका इजलास हुआ है और उसमें हमने देखा कि शहर भर की ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। और अब हमने देखा कि सबसे पहले तो बोल्टन मार्केट और उसके बाद सदर के मकाम पर एहतजाज किया गया और उसके बाद अब जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी गई है। 1 सितंबर को ताजिर तंजीमों का यह मुत्तफ़िका फैसला है कि कराची समेत सूबे भर में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ताजिर बरादरी काफ़ी परेशान है और इस मसले पर आवाज़ उठाती रही हैं और एहतजाज का दायरा कार वसी भी किया जाता रहा है। लेकिन अब ताजिरों का ये कहना है कि एहतजाज से बात नहीं बन रही, तो अब हड़ताल का ऑप्शन जो ज़ेर गौर था पिछले कई दिनों से, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान भी कर दिया गया है। शहर की तकरीबन तमाम ही ताजिर तंजीमें इस वक्त मौजूद है, जिसमें ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर अलायंस समेत सिंध ताजिर इत्तेहाद और अंजुमन सिंध ताजिर इत्तेहाद के नुमाइंदगान इस इजलास में शरीक थे और बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है
کہ تاجر اس ہڑتال کو کامیاب بنائیں اور 1 ستمبر کو کراچی سمیت صوبے بھر میں شٹ ڈاؤن اور ہڑتال کی جائے گی اور یہ متفقہ فیصلہ اور کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف اس میں مارکیٹیں بند ہوں گی بلکہ جو ریسٹورینٹس ہیں ان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں اور ہڑتال کی حمایت کریں اور خاص طور پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے نگران حکومت سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو مسلسل ہر 15 دن بعد اضافہ ہو جاتا ہے اس اضافے کو روکا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں کہ الیکٹرک کی ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو پریشانیاں جو مشکلات ہیں جس سے کاروباری سرگرمیاں شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کم کیا جائے اور خاص طور پہ جو بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں بجلی ہوتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بل جو ہے وہ وقت پر آ جاتے ہیں اور بھاری بل آتے ہیں جس کی وجہ سے تجارت جو سکڑ کر رہ گئی ہے. تاجروں کا یہی مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کم کیا جائے, بھاری بھرکم جو بل آ رہے ہیں وہ بل کی ادائیگیاں کم کی جائیں اور ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اس اضافے کو بھی جو ہے وہ واپس لیا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بجلی کے بھاری بلوں پر ایف پی سی سی آئی بھی چیخ اٹھی. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں عوام, تاجر اور صنعتکار کوئی بھی اتنا بھاری بجلی بل نہیں بھر سکتا. انہوں نے حکومت سے 6 سے 8 ماہ کے لیے بجلی بلوں پر بھاری ٹیکس معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا. اس بجلی کے جو پرائسنگ بڑھائی گئی ہے اس کے اوپر جو احتجاج ہوا تو یہ بیسیکلی لوگوں کی اب سکت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اور اب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہیں. پاکستانی عوام اور کاروباری اداروں کو بجلی کی ناقابل برداشت قیمتوں کا سامنا ہے. ایف پی سی سی آئی بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے. یہ رہائشی اور کمرشل صارفین دونوں کو مار رہا ہے. موجودہ بلوں میں کمرشل صارفین کے کل چارجز کا 37 سے 40% ٹیکس اور ڈیوٹی. حکومت کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قیمتیں اس سطح تک نہیں بڑھا سکتے جو کہ صارفین ادا ہی نہیں کر سکتے. آل پاکستان انجمن تاجران نے 1 ستمبر سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. نئی میر کہتے ہیں کہ ملک بچ گیا لیکن 24 کروڑ لوگ بجلی بلوں میں ڈیفالٹ کر کے. بجلی خسارے کا بوجھ مراد یافتہ طبقے پر ڈالا جائے. 60% بجلی صارفین 200 یونٹ استعمال کرنے والے نہیں, انہیں ریلیف دیا جائے. مہنگائی جو ہے وہ سب کے بس سے باہر ہو گئی. 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں ڈیفالٹ کر گئے. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, جتنے بھی ہمارے اشرافیہ کے نمائندے ہیں, لوگ ہیں, ان کی مفت بجلی بند ہونی چاہیے. 60% پاکستانی ہیں جو 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں. ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ستمبر سے ہم اپنی ایک مسلسل احتجاجی مہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. گجرات میں ترقیاتی کاموں میں 1 ارب 25 کروڑ کرپشن کا معاملہ. احتساب عدالت نے پرویز الہی کا 2 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تفصیلات بتا رہے ہیں جمال الدین جمالی. جی بالکل, گجرات ترقیاتی منصوبہ جات میں کرپشن کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں پروسیکیوٹر کی جانب سے ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی ہے اور 2 ستمبر کو انہیں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پرویز الہی 15 دن سے جسمانی ریمانڈ پہ ہیں مگر وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے اور ان کے جو شریک ملزمان ہیں ان مونس الہی اور محمد خان بھٹی اور دیگر جو ملزمان ہیں اور سہیل اصغر اوان سمیت دیگر کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملزمان سامنے تھے اور وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کرتے تھے اور رقوم جو ہے وہ پرویز الہی اور مونس الہی کو پہنچائی جاتی تھی اور ان رقوم سے جائیدادیں بھی خریدی گئیں. ان کے شواہد موجود ہیں, بینک ٹرانزیکشنز موجود ہیں. مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے جو پروسیکیوٹر کی استدعا کو منظور کر لیا اور پرویز الہی کو دوبارہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا, جبکہ پرویز الہی کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ یہ سیاسی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی پرویز الہی کو کئی مقدمات میں گرفتار کیا گیا. ایک مقدمے سے ان کو ضمانت ملی یا مقدمے سے وہ ڈسچارج ہوئے تو ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. جسمانی ریمانڈ جو ہے بلا جواز ہے, ان کو اس مقدمے سے رہائی دی جائے. البتہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جسمانی ریمانڈ کا حکم صادر فرمایا. لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے کے نام سے منسوب حویلی کھڑک سنگھ مغلیہ دور کی عکاسی کرتی ہے.
हवेली खड़क सिंह सयाहों की तवज्जो का मरकज़ कैसे बनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुगलिया दौर की शानदार नकूश से भरी खड़क सिंह की हवेली की खस्ता हाली के दिन दूर होने के करीब आ चुके हैं। रंजीत सिंह के साहिबजादे के नाम से मंसूब ये हवेली मुगलिया दौर की अक्कासी कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। खड़क सिंह की हवेली 8 बड़े कमरों और एक हॉल पर मुश्तमिल है। हवेली की जरी मंजिल अहद अकबरी में तामीर की गई, जिसके ऊपर वाली मंजिल तामीर करके उसे हवेली खड़क सिंह का नाम दे दिया गया। इस वक्त हवेली में महकमा आसार कदीमा के दफातर कायम है, जिसके बायस ये सियाहों के लिए बंद है। आर्कियोलॉजी के ऑफिस थे यहाँ पे, तो रिसेंटली उनसे खाली करवाया गया है और यहाँ पे अब इसका काम हमने शुरू किया है, कोई 8-10 दिन हुए हैं। तो अभी आप देख रही हैं कि इसकी खूबसूरती क्या है हवेली की। आप सारी पीछे से देखें, इसके अंदर फ्रेस्को वर्क निकला है, पक्का कली है सारी, इसका प्लास्टर होने वाला है, दोबारा ऑर्नामेंटल प्लास्टर है। तो वो सारी चीज़ें अब दोबारा हम रेनोवेट कर रहे हैं, जिस तरह पहले थी पुरानी हालत में इसको वापस लेके आएंगे। हवेली खड़क सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने अपने बड़े बेटे खड़क सिंह के लिए बहुत मेहनत से बनवाई थी, जो 8 कमरों और एक हॉल पर मुश्तमिल है। खड़क सिंह की हवेली की बहाली के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। खड़क सिंह हवेली में कैफे और गैलरी बहाल किया जाएगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद। हौसला बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाती है। उमरकोट में बच्चियों की तालीम के लिए कोशा आंसू कोल्ही सिंध की मलाला के नाम से पहचानी जाती हैं। आंसू कोल्ही बचपन में पोलियो की वजह से माजूर हुई, लेकिन माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। अपने अज़्म और हौसले की बिना पर अमेरिका का दौरा भी कर चुकी हैं। अमीन रिप्लाई की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाली माजूर खातून आंसू कोल्ही मुकामी बच्चों को मुफ्त तालीम देने में मसरूफ हैं। आंसू कोल्ही ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। वो लड़कियों की तालीम और खवातीन के हुकूक के लिए काम में मसरूफ हैं। तालीम और खवातीन के हुकूक के लिए मुतहरिक होने की वजह से अमेरिका में सेमिनार में शिरकत भी कर चुकी हैं और इसी वजह से इन्हें सिंध की मलाला के नाम से भी जाना जाता है। यही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाऊँ और जो ये मर्द के शाना बशाना कदम कदम मिला के चले और वो अपना हक हासिल करे। आसूबाई ने कहा है कि बच्चियों को तालीम की जरूरत और आगाही के लिए घर घर जाती हूँ, ताकि इन बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। कुछ साल कबल आसूबाई ने अपनी ही झोपड़ी नुमा घर को स्कूल बनाकर गरीब बच्चियों को तालीम देती रही और अब मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। टीचर का नाम है मैडम आंसू, इसका बहुत बड़ा स्कूल है। हम उसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। उसका मकसद ये है कि तुम पढ़ लिख कर हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाओ। आंसू कोल्ही माजूरी के बावजूद एक फाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी ख्वाहिश है कि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जरूरत इस अमर की है कि आंसू बाई कोल्ही की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और मदद की जाए, ताकि वो अपने इस मिशन को आसानी से जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ अमीन रिप्लाई उमरकोट।